Lellen Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में सत्ता के बदलाव और ऋषि सुनक की हार का भारत पर क्या असर होगा। 14 साल बाद लेबर पार्टी का वनवास समाप्त हुआ और उसका रुख भारत को लेकर के कैसा रहा हिस्टोरिकली, इस पर बात होगी। बात हाथरस की भी होगी, जहां लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, पीड़ित परिवारों से उन्होंने बात की। साथ ही बाबा सूरजपाल जाटव के वकील ने कौन सा बड़ा दावा किया है वो भी सुनेंगे। और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और देश के कई हिस्सों में बारिश जो मुश्किल लेकर के आई है उस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। कल रात जब हम आप सो रहे थे, ब्रिटेन में सत्ता बदल गई। वहां लेबर पार्टी की भारी बहुमत के साथ जीत हुई है और वो 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 410 से ज्यादा सीटें लेबर पार्टी जीतती दिख रही है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। लेबर पार्टी के लिए इस जीत के नायक हैं 61 साल के कीर स्टारमर, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। पेशे से वकील हैं वो। पहली बार 2015 में ही वो सांसद बने थे। पिछले 4 साल से वहां के विपक्ष के नेता हैं। कई जानकार कीर स्टारमर को इस बात का श्रेय देते हैं कि वो लेबर पार्टी का झुकाव वामपंथ से सेंट्रल लेफ्ट की ओर लेकर के आए। ब्रिटेन में चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कीर स्टारमर को बधाई भी दी है और ऋषि सुनक को पद पर रहते हुए सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा है। ब्रिटेन के चुनाव में क्या हुआ, क्यों सुनक हार गए, वहां की राजनीति अब किस तरह से बदलेगी, ये आप आज के दुनियादारी में विस्तार से देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर यहाँ हम जानेंगे कि इस बदलाव को भारत किस चश्मे से देख रहा है या भारत को किस चश्मे से देखना चाहिए। कुछ महीने पहले की बात है, BBC वर्ल्ड के कार्यक्रम में कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेताओं ने यह माना कि लेबर पार्टी की लीडरशिप बदलने से पार्टी की दिशा दशा बदली है। 2019 तक लेबर पार्टी की कमान जेरेमी कॉर्बिन के हाथों में थी, फिर कीर स्टारमर नेता बने। कुछ ही समय में सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, बाहर भी बदलाव दिखने लगे। जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के नेता थे तो भारत उनसे बहुत नाखुश था। वजह थी कश्मीर पर उनके बयान। 2019 में जब भारत में अनुच्छेद 370 निरस्त हुआ तो कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था। कहा कि कश्मीर में मानवीय संकट पैदा हो गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कश्मीर को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। जाहिर है भारत को यह बात पसंद नहीं आई थी और इसका विरोध भी किया गया। तब लेबर पार्टी की ओर से एक और चेहरा सामने आया और इस चेहरे ने कहा कि लेबर पार्टी मजबूती से ये मानती है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है और इस पर कोई भी निर्णय लेने या टिप्पणी करने का अधिकार इन दोनों देशों के पास ही है। सामने आकर पार्टी के बिहाफ पर सफाई देने वाले ये नेता कोई और नहीं, कीर स्टारमर ही थे। हालांकि वो सफाई देते तब तक बात बिगड़ चुकी थी। इस पूरे प्रकरण से भारतीयों, खासकर ब्रिटेन में रह रहे भारतवंशियों की आंखों में लेबर पार्टी खटकने लगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 15 लाख लोग रहते हैं, बड़ा वोट बैंक है। कहा गया कि जेरेमी कॉर्बिन के बयान से भारतवंशी लेबर पार्टी से खफा हुए। पार्टी को एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कहा जाने लगा। भारतवंशियों के संगठन कस्में दिलाने लगे कि लेबर पार्टी को वोट नहीं देना है। 2019 में लेबर पार्टी को 1935 के बाद सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। तमाम कारणों के साथ कॉर्बिन के बयान को भी गिनाया गया। कॉर्बिन को पद से हटा दिया गया और पार्टी की कमान मिली कीर स्टारमर को। स्टारमर ने आते ही जिन कामों को प्रायोरिटी बेसिस पर किया उनमें से एक था भारतवंशी वोटर्स को मनाना और कश्मीर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड बदलना। स्टारमर ने अनुच्छेद 370 खत्म करने को भारतीय संसद का मामला और कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया। 2023 में इंडिया ग्लोबल फोरम में स्टारमर ने कहा कि सरकार बनने पर भारत के साथ संबंध बेहतर किए जाएंगे। स्टारमर वहां कुछ मंदिरों तक भी गए। चुनाव से 6 दिन पहले भी वो लंदन के एक मंदिर में गए थे। 28 जून को उत्तरी लंदन के स्वामी नारायण मंदिर में उन्होंने हिंदू फोबिया शब्द का जिक्र किया। जय स्वामी नारायण बोलकर उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। स्टारमर की नई अप्रोच से लेबर पार्टी की छवि भी सुधरी। लेबर पार्टी के पूर्व सांसद भारतवंशी वीरेंद्र शर्मा ये मानते हैं कि स्टारमर के आने से भारत और ब्रिटेन के संबंध बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली संसद में लेबर पार्टी के 6 सांसद भारतीय मूल के थे। इस बार अब तक के नतीजों के आधार पर यह संख्या 10 को पार करती दिख रही है। स्टारमर एक संतुलित और व्यावहारिक नेता हैं। इस तथ्य को भी वो जरूर नजर में रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोनों देशों के रिश्ते ठीक रहें।
स्टारमर का भारत को लेकर के सकारात्मक अप्रोच दिखता रहा है। क्या ये एक अच्छा संकेत है, बता रहे हैं जानकार। देखिए, ऐसा है कि इस तरह इस वक्त जो दुनिया की भू राजनीति है उसके अंदर भारत के जो सामरिक और आर्थिक हित हैं और जो पोस्ट ब्रेक्सिट एम्बिशंस हैं यूके की, उन दोनों के अंदर मेल है। और भारत का क्योंकि अब अमेरिका के साथ और पश्चिम के देशों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उसमें कोई भी प्रधानमंत्री वहां पे आए, किसी भी पार्टी का आए, हमने देखा 2016 से 5 प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बदले और ये 6वें प्रधानमंत्री अभी होंगे पिछले कुछ साल में। तो जो भी प्रधानमंत्री आएगा उस देश के जो हित हैं अभी वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं और वो भारत के साथ वो उनके संबंध अच्छे ही रहेंगे, किसी भी पार्टी का हो कोई भी प्रधानमंत्री। दोनों देशों के आगे संबंध कैसे रहेंगे ये सिर्फ स्टारमर का अप्रोच तय नहीं करेगा, यही इकलौती चीज नहीं है। ये तय होगा लेबर पार्टी की विदेश नीति से भी। और यही विदेश नीति है कि 1997 का किस्सा याद आता है। भारत की आज़ादी के 50 साल होने पर तय हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आएंगी। ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार थी और भारत में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी। हवाई जहाज ब्रिटेन से उड़ा, लेकिन दिल्ली में लैंड करने से पहले वो हवाई जहाज एक जगह और रुक गया और वो जगह थी इस्लामाबाद। कोड़ में खाज ये हुई कि तत्कालीन ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक ने यह बयान दे दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध ठीक कराने के लिए ब्रिटेन मध्यस्थता करने को तैयार है। इधर से गुजराल ने यह कह दिया कि ब्रिटेन तो थर्ड रेट पावर है। इसके बाद क्वीन की भारत यात्रा की औपचारिकता जैसे तैसे करा के खत्म की गई। ये किस्सा लेबर पार्टी से भारत की पुरानी टीस की याद दिलाता है। लेकिन इन वर्षों में काफी पानी बह चुका है। भारत की स्थिति दुनिया में बेहतर हुई है, लेबर पार्टी भी कुछ बदली है। उम्मीद की फसल हरी होती है। दूसरी बात, ऐसे संगठन भी ब्रिटेन में सक्रिय हैं जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। ये भी चिंता की बात है। मसलन प्रो खालिस्तान गुट। अभी इसी साल मई में लेबर काउंसलर हैं परविंदर कौर, उन्होंने बब्बर खालसा के समर्थन वाला एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, फिर उनसे पूछताछ भी हुई। बब्बर खालसा खुद तो यूके में भी आतंकी संगठन घोषित है। बब्बर खालसा लेबर नेता प्रीत कौर गिल को भी खालिस्तान समर्थक पोस्ट के बाद पार्टी में डिमोट किया गया था। पर ये कुछ नेताओं की बात हो गई। लेबर पार्टी का इस दिशा में क्या रुख रहा है? लेबर पार्टी की चेयरपर्सन एनिलीस डोट्स ने कहा है कि अगर पार्टी के अंदर या बाहर कहीं से भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट फलते फूलते दिखेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत के सापेक्ष देखें तो इमिग्रेशन भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लेबर पार्टी क्या अप्रोच रखेगी, इस पर नजर रहेगी। चुनाव प्रचार के दौरान लेबर पार्टी के नेता ये कहते रहे कि ब्रिटेन के लोगों को ही बेहतर स्किल के साथ ट्रेन करने की जरूरत है। ये भी कहा कि कंपनियों को यहीं के लोगों को बेहतर ट्रेनिंग के साथ हायर करना चाहिए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 2023 में सबसे ज्यादा लोग भारत से ही यूके गए थे, करीब 2.5 लाख लोग। आंकड़ा ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स का है। लेबर पार्टी की विदेश नीति पर अब और भी जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए, लेबर की जो विदेश नीति थी उससे भारत में थोड़ी सी पहले दिक्कतें हमारे उनके साथ रही थी, क्योंकि उनका जो रवैया कश्मीर के प्रति था, उनका जो रवैया पाकिस्तान के प्रति था, उनका जो रवैया ह्यूमन राइट्स को लेके था और इस तरह के जो तमाम मुद्दे थे, या जो हमारे पृथकवादी जो वहां पे रहते हैं उनको जो उन्होंने समर्थन कई बार किस तरीके से देते रहते थे। लेकिन अभी थोड़ा कहना जल्दी होगा, लेकिन मुझे ये लगता है जो नई लेबर पार्टी है अभी, क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो न्यू लेबर की बात कर रहे हैं और उनके जितने आप लेख आप पढ़ें या जहां भी उन्होंने भाषण दिया है, प्रोग्रेसिव रियलिज्म की बात कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे सामरिक हित अभी उनके साथ इतने जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई दिक्कत वो बनने वाले नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक अच्छे साथी, चाहे वो लेबर की सरकार हो चाहे पहले कंजर्वेटिव सरकार हो, क्योंकि जो उनके जो हित है, जैसे पहले उनको इंटीग्रेटेड रिव्यू में जो इंडो पैसिफिक टिल्ट जो उनकी विदेश नीति की थी, तो इंडो पैसिफिक में वो भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। जो उनकी थोड़ी दिक्कतें चीन के साथ है, उनको लगता है कि भारत उनमें उनका साथ दे सकता है और भारत एक बहुत बड़ी मंडी है और अगर उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता हो जाता है तो वहां की कंपनियों के लिए ये अच्छा होगा, निवेश के लिए अच्छा होगा। तो अभी क्योंकि हित इतने जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत वहां की विदेश नीति से आने वाली नहीं है, क्योंकि एक नई लेबर के रूप में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसी कोई चिंता करने वाली बात ब्रिटेन से अभी नहीं है।
अब उस आखिरी बिंदु पर बात जिस पर स्टारमर का रुख भारत के लिए अहम होगा वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं FTA। स्टारमर कह चुके हैं कि सरकार बनने पर वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करेंगे। ये होता क्या है? FTA दो देशों के बीच ऐसा समझौता होता है जिसका पहला मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना होता है, साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली बाधाओं को दूर करना भी। जब दो देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी या तो कम कर देते हैं या पूरी तरह से हटा देते हैं। इससे सामान लाना और भेजना आसान हो जाता है। एक्सचेंज प्रोग्राम्स की संभावना भी बनती है जिनसे छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को भी सहूलियत मिल सकती है। अभी भारत ब्रिटेन के बीच FTA का स्टेटस क्या है ये भी जान लीजिए। 13 जनवरी 2022 को दोनों देशों के बीच FTA पर औपचारिक बातचीत शुरू हुई थी। उस वक्त लिज ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। 2023 में दिवाली तक ये समझौता पूरा करने की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस डील में अड़ंगा डाल दिया था। उन्होंने कहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते ही ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ जाएगी। इसी बीच ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इस्तीफा हो गया और FTA की बात चली गई ठंडे बस्ते में। ऋषि सुनक आए उसके बाद। FTA के बाद थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन फिर ब्रिटेन में जल्दी चुनाव की घोषणा हो गई। भारत और ब्रिटेन FTA पर 13 दौर की बातचीत कर चुके हैं और दोनों देश FTA को लेकर के प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं जुबानी स्तर पर, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला है। अब चूंकि लेबर पार्टी भी FTA की पक्षधर है तो उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। अब बढ़ते हैं दिन की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 जुलाई को हाथरस पहुंचे। आप जानते ही हैं कि 2 जुलाई को हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ की घटना हुई थी जिसमें कम से कम 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद अब राहुल यहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले, आश्वासन दिया कि वो संसद में इस मामले को उठाएंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने एक अपील भी की। और गलतियां तो हुई, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल गांधी का कहना है कि वो इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है कि पॉलिटिकल टीका टिप्पणियां तो आ ही रही हैं। अब राहुल गांधी के लिए तो क्या कहना, वो उनको यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे इतने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए कार्य कर रहे हैं जो उन्हें शायद अच्छे नहीं लग रहे, और अपनी हार की खींच मिटाने के लिए वो कोई भी बयान दे देते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल जी। अगर किसी दोषी, क्योंकि कई दोषियों की फोटो सोशल मीडिया पर आपके गठबंधन के अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, वो भी नहीं बचेगा। दूसरी बात, राहुल जी, हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे राहुल जी। उनके बारे में कब आप सवाल पूछोगे उस समय की सरकार से? इस मामले में राहुल जी ने जो मांग की है कि उनके आर्थिक सहायता अब केवल राज्य सरकार ने केवल 2 लाख रुपए घोषित किया है, तो इसमें राहुल जी ने कहा कि इसे खुले दिल से इस समय मदद करने की आवश्यकता है और जो सहायता राशि वो तत्काल मिलनी चाहिए। ये बात की तो मैं समर्थन करता हूँ। अब सबसे अहम पक्ष को सुनिए, उन पीड़ित परिवारों को सुनिए जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। यही पूजा का पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते नहीं, हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। की बात हुई या परिजनों आपके? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या उन्होंने कहा? यहाँ आए काफी देर तक बात कर रहे थे आप लोगों से? वो सभी से बात कर रहे, सबकी सुन रहे थे। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और अब बात कार्रवाई की। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव लगातार फरार चल रहे हैं। उनके वकील AP सिंह ने दावा किया है कि वो भागे नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही हैं और जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।
नारायण शाकाहारी को बुलाते हैं आयोजक, परमिशन दिखाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि यहाँ आपको आना है। नारायण शाकाहारी ना कोई पैसा लेते हैं, ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा करते हैं, ना कोई डोनेशन लेते हैं, ना कोई इस तरह से करते हैं। वकील एपी सिंह का नाम आया, सुना सुना सा नाम लगता है। ये वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों का केस लड़ा था। एपी सिंह की एक अन्य रेप केस पर टिप्पणी भी काफी विवादित रही थी। दिन की अगली सुर्खी अग्निवीर योजना से जुड़ी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातों से ये जिक्र उठा था। जान गंवाने वाले की एक दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले अजय कुमार के परिवार का भी अब बयान आया है। परिवार ने बताया है कि हमें इंश्योरेंस क्लेम के 98 लाख रुपए मिले हैं। इसमें 48 लाख रुपए सेना की तरफ से इंश्योरेंस कवर के मिले हैं और 50 लाख रुपए एक प्राइवेट बैंक से इंश्योरेंस के मिले हैं। सेना की तरफ से मिला ये पैसा एक्स ग्रेशिया नहीं है। पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। राजनाथ सिंह का ये कहना है कि 1 करोड़ रुपए परिवार को दिए गए हैं, ये गलत है। परिवार की अब मांग है कि एक्स ग्रेशिया जल्द दिया जाए और उनके बेटे को शहीद का दर्जा भी दिया जाए। इस बीच सेना ने भी 3 जुलाई की शाम अग्निवीर अजय कुमार को लेकर एक बयान जारी किया था। कहा था कि अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 की सहायता राशि पहले ही दी जा चुकी है। अग्निवीर योजना के तहत एक्स ग्रेशिया और दूसरे लाभ जो करीब 67 लाख के आसपास हैं, वो भी पुलिस जांच के बाद उन्हें दे दिए जाएंगे। इस तरह कुल राशि करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की होती है। दोबारा बताया जा रहा है कि अग्निवीर सहित दूसरे जवानों की मौत पर सहायता राशि उनके परिवारों को तुरंत दी जाती है। अगली सुर्खी 2 सांसद जो जेल में रहकर के लोकसभा चुनाव जीते, अब शपथ लेने भर के लिए जेल से बाहर आए हैं। ये दोनों सांसद हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद इंजीनियर और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह। दोनों ने 5 जुलाई को संसद सदस्यता की शपथ ली। इंजीनियर राशिद को शपथ लेने के लिए 2 घंटे की पैरोल मिली, अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिली। राशिद ने शपथ ली, परिवार से मिले और उन्हें वापस तिहाड़ भेज दिया गया। राशिद ने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से चुनाव जीता है। यहाँ से उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था। वहीं अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीता है। अमृतपाल और इंजीनियर राशिद दोनों को शपथ लेने के वास्ते पैरोल की अर्जी एनआईए से भी स्वीकृत करानी पड़ी। नए सांसदों को 60 दिन के अंदर शपथ लेना जरूरी होता है, वरना सदस्यता जा सकती है। और अगली सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से। यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल ने जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब केजरीवाल को पीएमएलए केस में जमानत मिल जाती है तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वो कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि आप सीधा हाई कोर्ट क्यों आ गए, ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, ऐसा किया जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट भी आया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी पहले अपने कुछ फैसलों में ऐसा कह चुका है। सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। और अगली सुर्खी मौसम से जुड़ी। देश के कई पूर्वोत्तर राज्य खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश बाढ़ से बदहाल हैं। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। बाढ़ से करीब 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। स्कूल 6 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ से करीब 60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चीन, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश से असम में बाढ़ आई है। राज्य की दोनों प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र और बराक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों की मदद के लिए असम राइफल्स को मैदान में उतारा गया है। केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी प्रभावित हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 31 जानवरों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश और तूफान के कारण जलपाईगुड़ी और आसपास के इलाके में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। यूपी के 60 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। जहां एक और देश के अधिकतर राज्यों में बारिश का अलर्ट है, वहीं कश्मीर हीट वेव से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले विप्लव देव को हटाकर सतीश पुनिया को अब प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। पुनिया राजस्थान से आते हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। आपको याद होगा 10 में से पार्टी 5 ही सीटें जीत पाई थी, जबकि 2019 में सभी 10 सीटें जीती थी। इसके अलावा हरियाणा में सुरेंद्र
नरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया है बीजेपी ने। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं और भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब प्रभारी के तौर पर बरकरार रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। नए प्रभारियों की जो पूरी लिस्ट है वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।